औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाने के लिए आया करते हैं। शुमारियात का लेक्चर आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक दुआ से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि हम इल्म क्यों हासिल करते हैं। हम इल्म कामयाबी के लिए हासिल करते हैं, और कामयाबी हमें कैसे मिलनी है। कामयाबी के बारे में मेरे तमाम अज़ीज़ तुलबा जानते हैं कि मैंने उन्हें बताया था कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिस माइनस ओवर कॉन्फिडेंस, और इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे ओबीडियंस के साथ तो इक्वल्स टू सक्सेस यानी कामयाबी होगी। ये एक छोटा सा फार्मूला है कामयाबी का। इसके साथ साथ क्योंकि हम इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल करने के साथ साथ हमारी तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है। तरबियत के लिए मैं कुछ लम्हे आपके इस लेक्चर के लूँगा। इसमें सबसे पहले इल्म हासिल करने के लिए, क्योंकि इल्म के ख़जाने हमारे रब के पास हैं और हम इल्म भी अपने रब से ही मांगेंगे। रब से मांगने का तरीक़ा सिखाऊंगा कि कैसे रब से मांगते हैं। पहली दुआ तकरीबन हर बच्चा जानता है इल्म की, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। और दूसरे नंबर पे जो मैंने दुआ सिखानी थी यहाँ पे आपको, वो ये है अल्लाहुम्मा, मतलब ए मेरे रब, अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, उर्ज़ुक़नी मुझे अता कर। क्या चीज़ अता कर? ये दो लफ्ज़ आपने याद करने हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, उर्ज़ुक़नी मुझे अता कर। क्या चीज़? इल्मन, इल्म अता कर। कैसा इल्म हो, उसकी खूबियाँ क्या हो। अब वो 3 खूबियाँ हम अपने रब से मांगेंगे कि हमारे इल्म में ये 3 खूबियाँ हों। वो 3 खूबियों के लिए हम आगे चलते हैं। पहली दुआ के 2 लफ्ज़ अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए हमारे रब हमें अता कर, इल्मन नाफ़ियन, हमें ऐसा इल्म अता कर जो नफ़े वाला हो, हमारे लिए भी नफ़ा हो और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए भी नफ़ा हो। पहली खूबी नाफ़ियन, दूसरी खूबी वासियन, और वो वसी हो, महदूद इल्म ना हो। दुआ की इल्म की 2 खूबियों वाली दुआ अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़ियन वासियन हमीकन, और ऐसा इल्म हो जो गहराई वाला हो। यानी कि जब हमने वासियन कहा तो मशरिक़ से लेके मगरिब तक तमाम का तमाम इल्म इतनी वुसअत वाला, और हमीकन यानी आसमानों की बुलंदियों से लेके समुंदर की तह और 7 ज़मीनों की तह तक इतनी गहराई वाला इल्म हमें अता कर। हम अपने लेक्चर का आगाज़ इस दुआ से किया करेंगे। इस दुआ में इल्म हम अपने रब से मांगेंगे और उस इल्म की ये 3 खूबियाँ, एक नाफ़ियन नफ़े वाला, वासियन वसी, और हमीकन गहराई वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अज़ीज़ तुलबा स्टैटिस्टिक्स लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिस पर हम तकरीबन 3 से 4 लेक्चर पहले ले चुके हैं और इसकी डिटेल
में स्टडीज़ कर चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बाई का मतलब जब दो चीज़ें हों तो हम उसे बाई कहते हैं। वेरिएट वेरिएबल से आया, दो वेरिएबल वाली जो डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाएंगे। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल एट अ टाइम, ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हों एक ही वक्त में, इज़ कॉल्ड बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम उसे बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, suppose we have the weight in pounds and the height in inches of college student। कॉलेज में पढ़ने वाले तालिबे इल्म, उनके हम वज़न वेट इन पाउंड्स ले लेते हैं और उनकी हाइट यानी उनका कद हम उनके इंच के हिसाब से ले लें एक ही वक्त में, तो ऐसे डेटा को हम फ्रीक्वेंसी बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मेरा ख्याल है अज़ीज़ तुलबा व तालबात इन्हें समझ लग चुकी होगी कि बाई मतलब दो, एट अ टाइम दो वेरिएबल जब हम किसी भी डेटा में इस्तेमाल करते हैं उसे बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बच्चे आप ये लिखेंगे कि अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इन्वॉल्व्स, जिसमें इन्वॉल्व की जाए, जिसमें मौजूद हो टू वेरिएबल एट अ टाइम, इज़ कॉल्ड बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है, द हाइट्स इन इंचेस एंड वेट्स इन पाउंड्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज आर गिवन बिलो। नीचे एक डेटा दिया गया है, एक टेबल गिवन है जिसमें पहले कॉलम में हाइट इंचेस में लिखी हुई है कि नंबर 1 65, स्टूडेंट नंबर 1 या रोल नंबर 1 जिसकी हाइट है जी 65 इंचेस और उसका वेट है 108 पाउंड्स। रोल नंबर 2 है या स्टूडेंट नंबर 2, उसकी हाइट है 61 इंचेस और साथ उसका वेट लिया गया है 109 पाउंड्स। इसी तरह ये 50 स्टूडेंट्स हैं। पहले यहाँ पर कुछ वेट और हाइट्स, फिर आगे यहाँ पे हाइट्स और वेट सेम एज इट इज़, ये आपके पास 50 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट हो गया। अब इस डेटा को हमने क्या करना है, फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 3 इंचेस फॉर हाइट्स एंड 5 पाउंड्स फॉर वेट। हमने ये 50 स्टूडेंट्स, 50 तालिबे इल्मों का डेटा बाईवेरिएट के लिहाज से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, जबकि इस क्वेश्चन में या इस एग्ज़ाम्पल में हमें ऑलरेडी गिवन है कि क्लास इंटरवल जो है हाइट्स का वो क्या है 3 इंचेस, यानी हाइट में हमने 3 इंच क्लास इंटरवल लेना है और जब वेट की बारी आएगी तो वेट में हमने 5 पाउंड्स पर क्लास इंटरवल हम लेंगे। इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एक तरफ हाइट्स और दूसरी तरफ वेट्स को डिस्कस करते हैं। हाइट्स, हमारे पास हाइट्स की 50 वैल्यूज़ हैं और उन 50 वैल्यूज़ में सबसे छोटी वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू 60 है और मैक्सिमम वैल्यू 73 है। ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ थी, हमारे पास गिवन डाटा है। इस डाटा में ये हाइट्स हैं, नंबर फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद हाइट है,
नंबर थर्ड, फिर फिफ्थ और फिर सेवन्थ कॉलम में हाइट मौजूद है। अब इन तमाम वैल्यूज़ में हमने क्या तलाश करना है? जब भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी हो तो उसके लिए सबसे पहले मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अपने डेटा में तलाश करते हैं। जबकि हमने देखा हाइट्स में जो मिनिमम वैल्यू है वो 60 है और मैक्सिमम वैल्यू 73 है। इसी तरह जब हम वेट्स की तरफ चलते हैं तो ये जो सेकंड नंबर कॉलम है और उसके बाद 4, फिर 6 और फिर 8, ये हमारे पास कॉलम्स में मौजूद हैं डेटा वेट्स का इन पाउंड। अब हम इन वैल्यूज़ में हम तलाश करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू जो है वो 100 है और मैक्सिमम वैल्यू 119। जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं या बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहला स्टेप हमारा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को तलाश करना और उसके बाद नंबर 2 द रेंज मालूम करना। अब हमने हाइट की रेंज मालूम करनी है और इसी तरह वेट की रेंज मालूम करेंगे। रेंज का क्या फार्मूला है? बेसिकली रेंज की डेफिनेशन हम इस चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। डेटा में जब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को तलाश कर चुके होंगे तो उन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 73 है और -60, तो रेंज हमारे पास 13 आ जाएगी। दूसरी तरफ वेट्स में रेंज कैसे मालूम करेंगे? यही फार्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 119 और मिनिमम वैल्यू है जी 100। जब हम यहाँ पे 119 माइनस 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 119 लिखेंगे और मिनिमम वैल्यू 100 लिखने पर जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 आएगा। इसे करेक्ट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ क्लासेस देखने की हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ क्लासेस की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर हाइट्स का जो क्लास इंटरवल है वो गिवन है 3 इंचेस और वेट्स का भी क्लास इंटरवल गिवन है वो है 5 इंचेस। लेकिन अजीज़ तुलबा, ये फार्मूला याद करने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि जब भी नंबर ऑफ क्लासेस मालूम करनी हो तो नंबर ऑफ क्लासेस को हम डिनोट करते हैं k से, और k इज़ इक्वल टू 1 + 3.322 log ऑफ कैपिटल N। कैपिटल N इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है, तो 50 से हम 50 का लॉग लेंगे, फिर 3.322 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस करेंगे, और अगर फ्रैक्शन में या पॉइंट में वैल्यू आएगी तो एक डिजिट आगे ले जाएंगे। मेरे पिछले लेक्चर्स में आप लोग ये सुन चुके हैं। इसका दूसरा फार्मूला होता है कैपिटल N का स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ पे जैसे कैपिटल N 50 है, 50 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 7.1 या 7.2 कुछ आएगा, तो इसे राउंड करके 7 भी कर सकते हैं और 8 भी कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ क्लासेस की हमें इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि क्लास इंटरवल बनाने के लिए हमने रेंज की वैल्यू को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ क्लासेस पर। नंबर ऑफ क्लासेस की हमें ज़रूरत पड़ती है क्लास इंटरवल के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल जब हम हाइट की बात करेंगे तो 3 इंचेस गिवन है। हमने यहाँ पे सिंपल यहाँ लिख दिया कि हमारे पास हाइट्स के लिए क्लास इंटरवल 3 है, और वो क्यों 3 है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये गिवन ना होता तो फिर प्रॉपर तरीके से नंबर ऑफ़ क्लासेस मालूम करते, और जब नंबर ऑफ़ क्लासेस मालूम हो जाते तो 13 को डिवाइड करते यहाँ पर जो वैल्यू आनी थी उस पर, और इस तरह क्लास इंटरवल आ जाता।
लेकिन क्वेश्चन में गिवन होने की वजह से इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लेक्चर के दौरान यहाँ पे लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को ये समझ आ जाए कि ये प्रॉपर वे है, इस प्रॉपर वे के साथ हमने काम करना है। वेट की बात करते हैं। रेंज हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 13 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे रेंज 19 है। अजीज़ तुलबा इसको करेक्ट कर लेंगे, 73 की जगह पे 119 माइनस 100, क्योंकि यहाँ पे 119 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एंड 100 इज़ द मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे 119 लिखेंगे, माइनस 100 जब करेंगे तो यहाँ 19 आ जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ़ क्लासेस मालूम करने के वही दो फार्मूले यहाँ पे भी सिर्फ लिखे हैं ताकि याद दहानी रहे कि ये प्रॉपर वे है क्लास फ्रीक्वेंसी बनाने का, कि सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फिर रेंज, फिर नंबर ऑफ़ क्लासेस, फिर क्लास इंटरवल साइज़। अगर क्लास इंटरवल साइज़ गिवन हो तो फिर इस नंबर ऑफ़ क्लासेस मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट में आ जाते हैं हम क्लास इंटरवल 5 पाउंड्स गिवन है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं जनाब। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि ये बाई वेरिएट है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी वेट, और यहाँ वेट की क्लासेस लिखेंगे, और दूसरी साइड पे जब बाई वेरिएट होगा तो यहाँ पे हम हाइट्स इन इंचेस लिखेंगे। हमारे पास हाइट में मिनिमम वैल्यू 60 है तो हमारी पहली क्लास 60 से शुरू होगी। इसी तरह वेट में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 100, और यहाँ पे जब वेट्स की बात करेंगे तो हमारी पहली क्लास शुरू होगी 100 से। 100 में ऐड करेंगे 5 क्योंकि क्लास इंटरवल साइज़ 5 है, और हाइट्स में क्लास इंटरवल साइज़ 3 है तो 60 में 3 को ऐड कर देंगे और हमारी क्लासेस बनेंगी। यहाँ पे जैसे 100 लिखा वेट्स, 100 में 5 ऐड किया, 105 नीचे लिख लिया, फिर 5 ऐड करेंगे 110 और 115। यहाँ पे 105 है, 105 तो इस क्लास में शामिल होगा, लेकिन 104 ऊपर वाली क्लास की लोअर क्लास लिमिट होगी। जो फर्स्ट क्लास है उस क्लास की अपर लिमिट 104 और लोअर लिमिट 100 कहलाएगी। इसी तरह अगर यहाँ 110 लिख लिया है तो यहाँ 109 लिखेंगे, यहाँ 115 है तो यहाँ 114, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 5-5 का इंटरवल चल रहा है, 104, 109, 1014 और 114 और 119। ये हमारे पास क्लासेस बन गई हमारी वेट। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे देखते हैं हाइट्स में हमारी क्लास कैसे बनेगी। पहली क्लास क्योंकि मिनिमम वैल्यू है 60, अब इसमें ऐड करेंगे 3 तो दूसरी क्लास हमारी 63 से शुरू होगी। जब हम 63 में ऐड करेंगे तो 66, फिर 69 और फिर 72, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जब हम बात करते हैं हाइट्स में तो 73 है, तो हम तकरीबन 75 तक या 73 से आगे कोई भी वैल्यू तक जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्योंकि 63 लिख चुके हैं, सेकंड क्लास की जो आगाज़ है वो 63 से हो रहा है, तो फर्स्ट क्लास का जो एंड होगा वो 62, उससे एक डिजिट पहले 62 हो जाएगा। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे 65 एंड सो ऑन। 64 जब लास्ट क्लास आ जाएगी तो हम देख रहे हैं कि 63 इसमें कवर हो गया। अब हम देखते हैं जी 60 और 62 के दरमियान वैल्यूज़ क्या हैं। यहाँ पे जैसे देखते हैं पहली वैल्यू है 65, इसके सामने है 108, तो जनाब 65 यहाँ पर इस लाइन इस क्लास में आता है और 108 इसमें, यहाँ पे एक लाइन लग जाएगी। ये जो पहली लाइन लगाई है ये पहला जो स्टूडेंट है वो इस क्लास में, हाइट की इस क्लास में और वेट की इस क्लास में यहाँ मौजूद है। इसी तरह हम देखते हैं आगे नंबर 2, 61 और 109। 61 और 109 किस ग्रुप में आ रहा है? 61, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि 61 है और 109। 61 आ जाता है जी पहली क्लास में, क्योंकि 60
61 और 62 यहाँ पर है, तो 61 यहाँ पर आ जाएगा और 109, तो इस ब्लॉक में हम एक लाइन लगाएंगे। फिर इसी तरह लाइंस लगाते जाएंगे, इसको हम कहते हैं टैली करना। जब ये टैली हो जाएगी, जब 4 लाइंस लगती हैं तो उसके ऊपर 5वीं लाइन के लिए उसे क्रॉस कर दिया करते हैं, ताकि ये काउंट करने में आसानी हो कि ये 5 है, फिर यहाँ पे ये इस क्लास में भी 5 हैं और यहाँ पे एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। तो यहाँ पर हमारे पास 5, 6, 7, 8 और 9 वैल्यूज़ हैं और इन डाटा को यहाँ पे काउंट करके लिख देंगे तो ये बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इस चैप्टर में है जी ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन में कैसे लेके आते हैं। द न्यूमेरिकल फिगर ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा को जब हम न्यूमेरिकल फिगर में लाएं तो उसे हम कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। The numerical figure of the statistical data are usually not allocated and most of the people are confused to get the clear picture from the numerical data। जब numerical data statistical data को हम numerical data में collect करते हैं तो बहुत से लोग उसको समझने में उनके लिए मुश्किल होती है, confused होते हैं ज़्यादातर। उनकी आसानी के लिए हम उस डाटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ले आते हैं। आगे चलते हैं जी। द मोर अट्रैक्टिव मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का एक बहुत ही अट्रैक्टिव मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आगे चलते हैं जी। विच कंसिस्ट ऑफ कर्व और स्ट्रेट लाइन्स, ग्राफ टू लाइट ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ द डाटा। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कर्व्स, स्ट्रेट लाइंस और कुछ ग्राफ्स की शक्ल में हम रोशनी डालते हैं अपने स्टैटिस्टिकल डाटा की। द प्रोवाइड अ वेरी गुड मेथड ऑफ शोइंग द फ्लक्चुएशन and trend of the statistical data. Graph are more suitable presentation of continuous set of data. Continuous set of data में ग्राफ जो है वो बहुत suitable होता है। Rule of drawing graphs. ग्राफ्स के क्या रूल्स हैं। Select a suitable scale for the axis. हमने सबसे पहला काम ये करना है कि एक्सिस के लिए हम सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करें। टाइम इज़ ऑलवेज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर शो करेंगे। अ क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल मस्ट बी मेंटेन। The independent variable should always be taken along the horizontal axis, यानी कि x axis को हम horizontal axis कहते हैं और जो independent variable होता है उसे हम horizontal axis में, और इसी तरह जो dependent variable है उसे along the vertical y axis. Y axis should always start at 0. Y axis हमेशा 0 से start किया करेंगे। If the first value is large, the scale broke, और फिर हम क्या करेंगे, स्केल को broken, उसको तोड़ देंगे। should be shown between 0 and the next number. The graph should be attractive and neat. Graph of frequency distribution. The important graph of frequency distribution which are following. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ्स जो अहम हैं वो ये नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 हिस्टोग्राम, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगिव, ये कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ हैं जी। हिस्टोग्राम किसे कहते हैं? अ ग्राफ, ये बहुत अहम डेफिनेशन है, अक्सर ये पेपर में आया करती है। अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा
by adjacent rectangles in which each rectangles having area proportional to the frequency is called histogram। ये है जी डेफिनेशन हिस्टोग्राम की, कि ये हिस्टोग्राम बेसिकली ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है ऑफ द डाटा। और कैसे ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है, इसमें रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं और रेक्टेंगल्स हैविंग द एरिया, उसका एरिया प्रोपोर्शनल टू द क्लास फ्रीक्वेंसी, उस क्लास फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल होता है, इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ वर्टिकल बार चार्ट, एक वर्टिकल बार चार्ट होता है विच द रेक्टेंगुलर बार आर कंस्ट्रक्टेड एट द बाउंड्रीज ऑफ ईच क्लास, जो हर क्लास की बाउंड्रीज से शुरू होता है और बाउंड्रीज पे ही ख़त्म होगा। इसी चीज़ को हम सीखने के लिए आगे चलते हैं जी। एक एग्जांपल लेते हैं। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक क्लास लिमिट्स के साथ और उसके साथ उसके अंदर पाई जाने वाली फ्रीक्वेंसी के 10 से 19 तक कितनी वैल्यूज़ हैं जी? 3। 20 से 29 तक 8 वैल्यूज़ हैं। ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है। जब भी हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्लासेस को देखेंगे कि क्या ये क्लासेस क्लास बाउंड्रीज़ हैं या क्लास लिमिट्स हैं। अगर ये क्लास लिमिट्स हैं तो इन्हें हम क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे। हमने देखा कि ये जो क्लासेस थी हमारी, ये क्लास लिमिट्स हैं। क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट में क्या फ़र्क होता है? पहली क्लास की अपर क्लास और दूसरी क्लास सेकंड क्लास की लोअर क्लास इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ 19 है तो यहाँ पे भी 19 होता, और अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 20 हो। अगर ये इक्वल हों, जैसे ये दोनों वैल्यूज़, इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ सेम एज इट इज़ 39 और 40, ये इक्वल हो तो ये क्लास बाउंड्रीज़ होती। अब यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ये क्लास लिमिट हैं। क्लास लिमिट को कन्वर्ट करते हैं क्लास बाउंड्रीज़ में, और क्लास बाउंड्री की जब हमने डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल सीखी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि डिफरेंस इनका कितना है? 19 और 20 का डिफरेंस, 29 और 30 का डिफरेंस, 39 और 40 का डिफरेंस, इसी तरह 49 और 50 का डिफरेंस, और 59 और 60 एज इट इज़ 69 और 70 का डिफरेंस। अगर इनका डिफरेंस इक्वल है, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंस सबका 1 है, अगर इनका डिफरेंस इक्वल है तो क्लास बाउंड्रीज बनेंगी, और अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो क्लास बाउंड्रीज भी नहीं बन सकती। आगे ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकेगा। लिहाजा यहाँ पे तो क्लास जो डिफरेंस है वो इक्वल है, वो है 1। अब इनका जो डिफरेंस है उसका हाफ कितना होगा? यानी कि 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं, वो आ जाएगा 0.5। अब 0.5 इन तमाम वैल्यूज़ में से माइनस करेंगे और इन तमाम वैल्यूज़ में ऐड करेंगे, यानी 10 से माइनस करें अगर 0.5 तो 9.5 आ जाएगा। एज इट इज़ 20 से माइनस करें तो 19.5 आ जाएगा, और 30 से माइनस करने से 29.5। ये तमाम वैल्यूज़ जो लोअर लिमिट्स कहलाती हैं, क्योंकि ये लोअर लिमिट्स हैं, इनमें से माइनस करेंगे इनका डिफरेंस का हाफ, और ये अपर लिमिट्स हैं, इनमें ऐड करेंगे इनके डिफरेंस का हाफ। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है। यहाँ पे 1 है, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.5 आया, 0.5। लिहाजा ये क्लास बाउंड्रीज बन गई और ये फ्रीक्वेंसी। अब क्लास बाउंड्रीज हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करनी है और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। हम बात करते हैं जी हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने क्लास बाउंड्रीज़ को रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास क्लास बाउंड्रीज स्टार्ट होती है 9.5 से 19.5 और दूसरी है 19.5 से 29.5। तो हम पहली क्लास को तो लिखेंगे 9.5 से स्टार्ट करेंगे और 19.5 तक ले जाएंगे। अब 19.5 से ही 29.5, फिर आगे 39.5 और सो ऑन 79.5 तक चलते हैं। ये देखें, पहले नंबर पे हमने लिखा 9.5 यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे हमने 19.5 लिख लिया। जब ये दोनों कंप्लीट हो गए, अब यहीं से 9.5
19.5 से आगे चलते हैं एंड सो ऑन, ये कंप्लीट हुआ। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी में मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू 20 है। तो हमने 20 तक जाना है। 20 तक कैसे जाएंगे? यहाँ से 0, 5 का इंटरवल देते हैं पहले ब्लॉक में, फिर दूसरे ब्लॉक में हम मज़ीद 5 ऐड करेंगे, 10, 15 एंड 20 एंड 25। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई और इस तरफ हमने क्लास बाउंड्रीज़ बना ली। अब पहली क्लास जो है उसके देखते हैं कि पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। पहली क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी है जनाब 3। हम क्या करेंगे, यहाँ पहली जो लोअर लिमिट है वहाँ से हम इसको 3 तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसकी अपर लिमिट से भी 3 तक एक लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देंगे और इसे शेड कर दें या ना करें शेड। ये आपके पास पहली बार बनेगी, पहली बार हिस्टोग्राम की। अब दूसरी बात देखते हैं, दूसरी क्लास की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 3 के बाद 8। तो अब हमारी जहाँ पहली क्लास कंप्लीट हुई थी वहीं से ऑनवर्ड आगे चलेंगे और यहाँ पे 19.5 और यहाँ पे 29.5 तक ये बार बनाएंगे और ये हमारे पास ये 5 है और इससे ऊपर 6, 7 और 8 पर। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, 15 है और 20 है। ये जो नेक्स्ट बार है यहाँ पे हमारे पास ये 15 तक ये बार बन जाएगी और फिर नेक्स्ट 20 और इसी तरीके से आगे देखते हैं 13, 7 और 4। ये 13 इसकी हाइट है, इसकी 7 और इसकी 4। इन बार्स को आपस में मिला देंगे तो हिस्टोग्राम बन जाएगी और अगर इन बार्स को आपस में जुदा कर देंगे तो वो सिंपल बार चार्ट बनेगी। सिंपल बार चार्ट और हिस्टोग्राम में बच्चे अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये सिंपल बार चार्ट में बीच में गैप होता है और हिस्टोग्राम में बीच में एक बार और दूसरी बार के बीच में गैप नहीं होता, वो दोनों एडजस्टेंट मिले हुए होते हैं। सेम एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी से लिया हुआ कोई भी एक सिंपल सा डाटा जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकें वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है इन विच, जिसमें क्या करते हैं, क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट्स को हम लेते हैं, आर टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग द वाई एक्सिस। पॉइंट्स आर ऑब्टेन, हम पॉइंट्स को ऑब्टेन करते हैं प्लॉटिंग द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। द पॉइंट सो फॉर्मेट जॉइनिंग द मेन of the straight line. The graph, given graph is called frequency polygon. ये नीचे इसकी दूसरी स्टेप्स लिखे हुए हैं, यही बातें दूसरे अंदाज में, कम अंदाज में लिखी हुई हैं। यहाँ पे 4 बातें डिटेल से लिखी गई हैं, यहाँ पे उनको 2 में शामिल किया गया है। इसको स्टॉप करके यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं जी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। एग्ज़ाम्पल, ड्रॉ a frequency polygon from the frequency distribution. Same as it is, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं ये भी हम इस पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। 5 + 10, 15 डिवाइडिंग बाई 2, 7.5, हाफ ऑफ द डिफरेंट हाफ ऑफ मिड पॉइंट 5 और 10, 7.5। इसी तरह 10 और 15 को जमा करके 2 पर तकसीम करने पर 12.5 आता है। ये मिड पॉइंट्स आ गए और ये फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा कि मिड पॉइंट्स को हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर। मिड पॉइंट हमारे पास हैं जी 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 एंड सो ऑन 37.5। इसी तरह फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं मैक्सिमम 18 है और मिनिमम हमारे पास 3 है। तो हम 2 का इंटरवल देते हैं, 2, 4, 6 एंड सो ऑन 20 तक ले जाते हैं क्योंकि 18 तक हमने पहुंचना है। 7.5 की हाइट है 4। अब बार नहीं बनाएंगे बल्कि सिर्फ एक पॉइंट लगाएंगे, ये लाइन भी नहीं लगानी है आप बच्चों ने, ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंट दिखाया है कि 7.5 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ से ये पॉइंट लग गया। इसी तरह 12.5 की हाइट है 9, 12.5 की हाइट 9 है, 8
और 10 के दरमियान यहाँ 9, इसी तरह आगे 15, 18, 12, 7 और 3। और फिर ये जो पॉइंट्स बने, इन पॉइंट्स को आपस में हम स्केल के साथ लगाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। ये जो डाटा, ये जो आपके पास कर्व है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या डिफरेंस है? फ्रीक्वेंसी कर्व स्केल के बगैर लगाई जाती है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब लिखा जाएगा तो हमने इन पॉइंट्स को स्केल के साथ मिलाना है। और फ्रीक्वेंसी कर्व जब कहलाई जाएगी या फाइंड करने को कहा जाएगा तो इन पॉइंट्स को आपने फ्री हैंड, स्केल नहीं यूज़ करना, फ्री हैंड यहाँ से इसको ड्रॉ करना है और वो जस्ट लाइक अ कर्व बनेगी। ये कॉर्नर नहीं बनेंगे बल्कि एक कर्व बनाएंगे, उसे हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व, इफ़ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज स्मूथ द रिजल्टिंग कर्व इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। कर्व कैसे बनेगी? जब स्केल नहीं यूज़ करेंगे। सेम एज इट इज़ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर हम कहेंगे ओगिव। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया, इसी तरह अब हम फ्रीक्वेंसी के बजाय कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर क्लासेस या अपर क्लास बाउंड्रीज। तो क्या बन जाएगा? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसको हम सिंपली ओगिव भी कहते हैं। द ग्राफ corresponding to the less than or more than cumulative distribution are called less than ogive or also called the more than ogive, ogive representatively। अज़ीज़ तुलबा, आज हमने इस लेक्चर में कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को पढ़ा और बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सीखा। चैप्टर नंबर 2 है और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसका लेक्चर नंबर 9 आज हमने पढ़ा है। और हर लेक्चर के एंड पे एक ही बात अपने तुलबा व तालबात से अर्ज़ करता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म हैं, आपको नहीं मालूम, यहाँ पर ज़्यादातर डेफिनेशंस आती हैं। और आपने देखा अभी तक हम 9 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और इसमें मैक्सिमम ज़्यादातर हम डेफिनेशंस कर रहे हैं और यही डेफिनेशन एज़ इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन, बतौर शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगी। लिहाजा जब आप ये बातें यहाँ पर सुन रहे होते हैं, सामने आप देख रहे होते हैं, इन्हें आप नोट्स बनाएं, अपने हाथों से अपना सरमाया बनाएं, इनको याद करें। मैंने बहुत गौर व फ़िक्र के बाद इस बात को देखा है कि हमारी कौम को, हमारी कौम के बच्चों को रैम और रोम के चक्कर में डाल के उनकी याददाश्त ख़त्म कर दी गई है। अब कुछ बातें याद करते हैं जो कुछ अरसे बाद भूल जाती हैं, और वो कुछ अरसा 4 घंटे भी हो सकता है और 1 दिन भी हो सकता है। लेकिन कामयाबी और तरीका वही है जो हमारे उस्ताद कराम ने हमें बताया था कि पहले बातों को, अल्फाज को सुनो, समझो और उसके बाद लिख लो। जब आप लिख लेंगे, लिखने के बाद अब वो आपको पक्का हो गया। अब लिखने के बाद कौन सा मरहला आएगा? अब यही बातें किसी और को बताएं और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे आप जितना खर्च करेंगे इसमें इजाफ़ा होगा, खर्च करने से कमी नहीं होगी। अब खर्च कैसे किया जाए? इल्म खर्च करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो चीज़ आप सीखें, सीखने के बाद, समझने के बाद, नोट करने के बाद, किसी को ना समझ आ रही हो, आप उसको सिखाएं, आप उसे समझाएं। जब आपने किसी एक शख्स को ये डेफिनेशन, ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल कोई भी चीज़
आप एक मर्तबा किसी को सिखा देंगे तो वो जो किसी को सिखाई हुई चीज़ है वो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और ये आपकी उम्र इस वक्त ऐसी है कि आपके जहन पे जो नक्श लिख दिए जाएंगे वो पत्थर पर लाइन, एक पत्थर पे लाइन लगा दी जाए तो अब उसको रेज़ नहीं कर सकते, बनिस्बत इसके कि हम एक पानी, बहते हुए पानी में एक लाइन लगाएं और साथ ही वो लाइन ख़त्म हो जाए। इससे पहले जो आपकी उम्र थी 8वीं क्लास तक, 9वीं क्लास तक, तो वो ऐसी थी जो एक पानी में लाइन लगा दी गई है। जब आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का दौर आपकी उम्र में गुजरेगा, ये एक पत्थर पे लाइन लगा दी जाएगी जो जहन में आपके नक्श होगा। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं।